नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे थे अगस्त 2021 मंथ की। तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात की और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात की। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो रहेगा जिसमें अगस्त मंथ का ये सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बची हुई प्लेसेस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट्स के बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर इन नोट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, राजस्थान का ये कंटेंट है, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये सारा आपको, और एक करंट अफेयर्स जनवरी टू सितंबर 2021, ये सारी पीडीएफ्स रेडी हैं। आप इजीली परचेज कर सकते हो और परचेज करने का तरीका है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पर एक पिन मैसेज है उसको फॉलो करना है सिंपल वे में। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी ये भी कवर्ड है, इनको भी आप परचेज कर सकते हो, इनके वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, और अगर आप परचेज करना चाहें तो पीडीएफ परचेज कर सकते हो। और ये राजस्थान में आरएएस से लेकर के जो भी दूसरी एग्जाम्स के प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में अगस्त महीने की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकेंड पार्ट रहेगा ये हमारा इस वीडियो से अगर देखा जाए तो। फर्स्ट न्यूज़ है प्लेस की। अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। 9th पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बोरानाड़ा, जयपुर में। अभी बेसिकली एक ट्रेड फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पर? ये बोरानाड़ा जोधपुर में पड़ता है और इसमें मेन फोकस किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जोधपुर मेगा क्लस्टर होगा। मेगा क्लस्टर का मतलब एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे और उनकी सप्लाई की डिमांड जो भी है, मतलब उनकी जो डिमांड रहेगी रॉ मटेरियल की, उससे लेकर के सप्लाई तक का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तब तक का सारा काम उसी एक क्लस्टर एरिया में ही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मान लो किसी को फॉर एग्जांपल जूती बनानी है, तो जूती बनाने के लिए अगर लेदर की ज़रूरत है तो वो उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं की वहीं अवेल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कह सकते हैं ना कि बहुत ही बड़े पार्क के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना, और हैंडीक्राफ्ट को एक तरीके से प्रमोट करना है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ में काम और कौन सा इंस्टीट्यूशन कर रहा है? दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। और इस प्रोजेक्ट में ये जो बोरानाडा में लगाया जा रहा है ना ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए तक का खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है CMIE से, सेंटर फॉर माइनिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके हिसाब से अभी रिसेंटली जो 2021 का अगस्त 2021 का जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में थी और राजस्थान में कितनी रही? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही हरियाणा में और दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान। तो ऐसे में राजस्थान में टोटल पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान तो है ही, गोवा, बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, केरला, ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा रही। हरियाणा में सबसे ज़्यादा 28.1%, जबकि राजस्थान में दूसरे नंबर पर 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, दैट इज़ कि सेक्स रेशो की बात की जाए 0 से 6 साल के बच्चों में। ठीक है, कि 0 से 6 साल के बच्चों की कैटेगरी में हम देखें तो 1000 लड़कों के कंपैरिजन में कितनी लड़कियां हमारे यहाँ राज्य में है, स्टेट में है। तो पिछले 3 साल का डेटा यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है कि 1000 बच्चों के कंपैरिजन में पिछले 3 सालों में लड़कियों के नंबर कितने रहे? 947 से 948, इसमें वेरी करता रहा। और 947 2000 देख सकते हो 2018 में था, फिर 948 2019 में हुआ, फिर 2020 में फिर से 947 हो गया। तो ये वेरी करता रहा। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अभी आप देख सकते हो 0 से 6 साल के सेक्स रेशियो में हाईएस्ट है। तो मतलब वहाँ पर 0 से 6 साल के बच्चों को अगर आप एनालाइज करो तो उसमें हर 1000 लड़कों की काउंटिंग के ऊपर आपको 984 लड़कियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स कितनी चला दी गवर्नमेंट ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम चला रखी है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर 0 से 6 साल के बच्चों में ये जो सेक्स रेशियो है मोर और लेस स्टेबल है। ठीक, आउटकम अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, देखा जाए तो राजस्थान में 2015 में तो और भी बुरा हाल था।
जब 1000 लड़कों के कंपैरिजन में 0 से 6 साल के एज ग्रुप में केवल 885 लड़कियां हुआ करती थी। फिर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आता है 2019 में जब 948 हो जाती हैं। फिर 2020 में एक डिक्लाइन होकर के 947 के लेवल पे चल रहा है। हाईएस्ट अगर देखा जाए 0 से 6 साल की एज ग्रुप में सेक्स रेशो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बाड़मेर। और लोवेस्ट कहाँ पर है? ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, सिरोही नहीं है, दिस इज सवाई माधोपुर, और इसमें है 901। और ये मैंने करेक्शन भी किया, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, लोवेस्ट सेक्स रेशो 0 से 6 साल के एज ग्रुप में अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। और हाईएस्ट कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो ये ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है राजस्थान की क्या रैंक रही अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी एक्सपोर्ट होता है उससे रिलेटेड जो डेटा रिलीज हुआ उसके बेसिस पे। तो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें राजस्थान को 12वीं रैंक मिली है अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो। इंडिया के अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें ना गुड्स की 2020-21 में, वो रही 22.19 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट, टोटल वर्थ जो थी, टोटल जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो। इसमें से राजस्थान का कंट्रीब्यूशन रहा ओनली 2.29%, दैट वाज अराउंड 49,000 करोड़ रुपीस। इसमें राजस्थान ने देखो 2019-20 के कंपैरिजन में अपनी रैंक को एक रैंक से इंप्रूव कर दिया। दैट मीन्स 2019-20 में राजस्थान की रैंक कितनी थी? 13th। अभी कितनी आई है? 12th रैंक। अच्छा, टॉप रैंकर स्टेट कौन कौन से हैं उनमें देखोगे आप तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सीक्वेंस में है कंटिन्यू। ठीक है, तो गुजरात सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट है अगर एक्सपोर्ट की बात करें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कि इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पर खोली जा रही है? ये प्रपोज्ड है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ इंडिया ये ओपन हो रही है सीकर में। एक टाउन है पलसाना और उसी के पास में एक गांव है मोहनपुरा विलेज, वहाँ पर ये एकेडमी खोली जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। ठीक है, और स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान में ये पहली हो ही गई, ये राजस्थान के बाहर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो, और इंडिया की ये दूसरी है। ठीक है, इसके अलावा एक डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट भी ऑलरेडी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है सीकर में, रड़ावता एक गांव है वहाँ पर। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग अलग है, एक साथ ना देखें इसको। कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर ओपन होगी, तो वो है मोहनपुरा विलेज, पलसाना, सीकर, जो कि राज्य की तो एक है, स्टेट की तो फर्स्ट है, पर इंडिया की सेकंड है। इसके अलावा जो डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो वो अभी कहाँ पर काम हो रहा है उसका? रलावता, सीकर में। तो डिफेंस से रिलेटेड राजस्थान में कुछ एजुकेशन को प्रमोट करने का प्रोविज़न है, उसको हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर बात कर रहे हैं हम अगस्त महीने की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स और कैंपेन्स। उनमें आप देख सकते हो अभी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान नया नाम दे दिया गया है। पहले जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, मतलब ये मानो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान का अब नया नाम हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में है ये। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नया नाम है, पुराना नाम क्या था? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और इसका अनाउंसमेंट हुआ था 19 अगस्त 2021 को। और ये किस लाइन पे हुआ? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट था उसको चेंज करके, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डिपार्टमेंट था ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में, उसका नाम चेंज किया था, उसका कर दिया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और उसी लाइन पर ध्यान रखते हुए अभी यहाँ पर राजस्थान में भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका नाम तो क्या है? DIPIT। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि नाम कब दे दिया गया था इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2019 में। नेक्स्ट इज मेट्रोनियो प्रोजेक्ट। मेट्रोनियो प्रोजेक्ट से आपको पता पड़ रहा होगा मेट्रो रेल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने से है ये, जिसमें सिंगल या डबल कोच्ड हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। अब इसमें राजस्थान के कौन कौन से एरियाज को कवर करने की बात की जा रही है? बेसिकली ये NCR का है प्रोजेक्ट, मेट्रोनियो प्रोजेक्ट। ठीक है ना। अब इसमें देख सकते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि जी हमारा जो दारूहेड़ा है और भिवाड़ी, ये अलवर में है, बोला इनको आप कंसिडर कर लो इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपका जो एक्सटेंशन चल रहा है उसमें। ये एक बेसिकली आप देख सकते हो
कि NCRTC, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसके द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इनको कवर करना शुरू कर दिया जाएगा। अब इसमें जो मेट्रो नियो प्रोजेक्ट है, इसमें खर्चा कैसे कैसे डिवाइड होगा। मान लो अब राजस्थान की दोनों जो टाउन्स हैं वो अगर कंसिडर होते हैं, जैसे कि अप्रूवल मिल रहा है, तो इस केस में 25% तो स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा लेना पड़ेगा, 25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस खर्चे को बियर करेगी, और रिमेनिंग 50% जो कॉस्टिंग आएगी वो ये कॉर्पोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बियर करेगा। तो मेट्रो नियो प्रोजेक्ट में अभी राजस्थान की 2 सिटीज़ कौन कौन सी कंसिडर होने वाली है, दारूहेड़ा और भिवाड़ी, थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बजट 2021-22 की अगर बात करें, अभी जो बजट आया इस साल का ही गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए लगभग अनाउंसमेंट हुआ है कि 147 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप किए जाएंगे, जिनमें ये भिवाड़ी वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसको हमने जाना। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड, वो है कि चीफ मिनिस्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम में अमेंडमेंट किया गया अगस्त 26, 2021 को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, जैसे कि नाम से पता पड़ गया होगा आपको कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये चीफ मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा, अब इसमें अमेंडमेंट से क्या फ़ायदा होगा वो देखो। मेन तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप अपना खुद का छोटा मोटा धंधा लेकर के बैठो और उससे फिर बाद में नया काम करो। स्टार्टअप्स को इनको प्रमोट करने का काम हो गया। इसके अलावा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेफिनेशन दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग दे रखी है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग दे रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए बताया है कि जो MSMEs है ना वो ही एलिजिबल हैं। ठीक है, MSEs मत बोलो आप, इसको मीडियम नहीं आएगा, केवल माइक्रो और स्मॉल की हम बात कर रहे हैं, तो वो ही केवल एलिजिबल होंगे जो कि इस चीफ मिनिस्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं और उनको इंटरेस्ट में सब्सिडी देगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इससे क्या होगा, जब लोन सस्ते में मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धंधे को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को, और उससे फिर राजस्थान की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली राइज होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नई क्रिएट की जा सकती है। इसके आगे अगर देखा जाए तो इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलग से कोई आप कह सकते हो कि कोई सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी बनाई, वो फिर फाइनलाइज करेगी, एनालाइज करेगी यहाँ कौन एलिजिबल है लोन के लिए कौन नहीं है, तो वो चीज़ें अब ज़रूरत नहीं है। अब जो सेटलमेंट जो कोई भी होगा ना, मान लो लोन देने की बात होगी और लोन देने के बाद में अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है लोन देने वाली पार्टी और लोन लेने वाली पार्टी के बीच में, ठीक है, इस स्कीम के तहत, तो उसको सेटल कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट में नोडल एजेंसी के तौर पे किसको फाइनलाइज किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है ना, ये ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नोडल ऑफिसर होंगे, वो काम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये कमेटी स्टैब्लिश करने की जरूरत थी, कलेक्टर नहीं, मतलब एक नोडल ऑफिसर के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी, जिससे कि डिस्प्यूट्स अगर कोई आएंगे तो उनको ईजिली सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस किया जाएगा कि जितने भी लोगों को लोन दिया जाएगा ना, उसमें टारगेट ये है कि लगभग 30% तो औरतें हों जो कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या शुरुआत करने के लिए पैसों की डिमांड रखें। ठीक है ना, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा 30% वुमेन को इस पूरी स्कीम में। ठीक है, और बेनिफिट्स किस किस को मिलेंगे, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वीवर हैं, उनको, और उनके पास में स्पेसिफिक कार्ड होल्डिंग होगी, उनके पास में उनकी आइडेंटिटी के लिए उनके पास में रेफरेंस आईडी होगी, उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा। और वो डेफिनेशन किस बेसिस पे होगी कि माइक्रो है कि स्मॉल है, ये डिफाइन होगा किस बेसिस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन दी हुई है ना अलग अलग, कि सर्विस सेक्टर के लिए माइक्रो किसको बोला जाएगा, स्मॉल किसको बोला जाएगा, कितना उनका टेन्योर होगा, वो सारी कंसिडरेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, PCPIR, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। दैट मीन्स जो पेट्रोलियम से जो एडिशनल प्रोड्यूस होता है केमिकल, जैसे क्रूड ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये तो निकल गया, पर उसके बाद में भी बहुत सारा मटेरियल बचता है जिससे कि हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स डेराइव कर सकते हैं। तो
तो उससे क्या होता है, फिर बाद में और पैसा बनाया जा सकता है बाई प्रोडक्ट्स को सीधा ऐसे फ्री में छोड़ने की बजाय, या फिर कहते हैं ना वेस्ट कंसिडर करने की बजाय उसको हम और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है, 2 PCPIR इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो कहाँ पर है, बोरावास कलेवा, ये है पचपदरा, दैट मीन्स बाड़मेर में। और इसी तरीके से थोब रामनगर एरिया, ये भी पचपदरा बाड़मेर वहीं एरिया में है। दैट मीन्स पचपदरा वाले एरिया में तो देखो राजस्थान की फर्स्ट रिफाइनरी का काम चल ही रहा है। ठीक है, तो वहीं पर ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस में ही आप देख सकते हो पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर क्या होगा कि वही बात कि जो कोई भी वेस्ट मटेरियल है या जो बचा हुआ मटेरियल रहेगा पेट्रोल डीजल कैरोसिन इनको निकालने के बाद में, तो उस मटेरियल को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है और उसको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि क्रूड ऑयल कितना स्कैर्स रिसोर्स है, किसकी कितनी कमी है इस रिसोर्स की। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है तो आप जवाब दे दोगे। दोनों के दोनों पचपदरा, वहीं पे रिफाइनरी जो लग रही है ना वहीं पे पास में ही ये इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसके आगे अब ये जो पचपदरा में ये दोनों के दोनों PCPIR प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इंडिया में टोटल 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट एरियाज क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें 3 पहले के जो चल रहे हैं वो एक तो दाहेज गुजरात में चल रहा है, एक पारादीप उड़ीसा में चल रहा है, एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। अब ये चौथा कहाँ पर हो गया, PCPIR पचपदरा बाड़मेर राजस्थान में। तो ये 4th इन्वेस्टमेंट एरिया हो गया इंडिया का। ठीक है, जहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है और लोकल जो हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं उनसे भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सोलर सिटी। सोलर सिटी अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कौन से 2 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर और जैसलमेर। ठीक है, अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो। रही सही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा प्रमोशन भी दिया जा रहा है कि ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हमारी जो एनर्जी रिलायंस है वो ज़्यादा बढ़े, जिससे कि फिर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा टैकल कर पाएँ। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में मेन फोकस किस पे रखा जाएगा इन सोलर सिटीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, जिसमें प्रमोशन होगा एक तो सोलर रूफटॉप सिस्टम, घरों की छतों के ऊपर जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना, सोलर पार्क्स बनाना, बड़े बड़े पार्क्स जहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके एक बड़ा पार्क क्रिएट कर देगी। इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल से जो भी हमारे पास में कचरा बच जाता है उससे वेस्ट टू हम बायोडीजल या फिर कोई भी पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाने को प्रमोट किया जाएगा। ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेल कराना इन सिटीज़ में, ये फोकस रहने वाले हैं सोलर सिटी पुष्कर और जैसलमेर में। ठीक है, और नोडल एजेंसी कौन है वो आपको पता ही है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो इस प्रोग्राम को, सोलर सिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट इज जोगा गांव, जैसलमेर में जोगा गांव रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा। देखो बात ऐसी है कि सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया गया है जोगा गांव में विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी पार्क के लिए। अब आप देख सकते हो ये 5th कंपनी होगी जो कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी एक बड़े स्केल पर। 5वीं कंपनी होगी जो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी बड़े स्केल के ऊपर। और अब आप मान के चलो कि यहाँ पर जो सोलर और विंड पार्क हैं उनकी कैपेसिटी अराउंड 4500 मेगावाट तक का टारगेट है, और टोटल जो प्रोडक्शन रहेगा इस जोगा गांव के जो सोलर विंड इस रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, तो इससे लगभग 780 करोड़ यूनिट हर साल प्रोड्यूस हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जोगा गांव जैसलमेर से रिलेटेड। ये क्यों न्यूज़ में है ये भी हमें पता पड़ गया, और न्यूज़ में है भी तो फिर कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके बारे में भी हमने जाना। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें कि राजस्थान में और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट करके अभी काम कर रही हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो उसमें एक तो है अडानी ग्रीन एनर्जी, लगभग 9700 मेगावाट का सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट उन्होंने लगा रखा है। एक है रिन्यू पावर जिन्होंने 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा रखा है बड़ा। एक JSW जिन्होंने 10,000 मेगावाट का सोलर एंड हाइब्रिड पावर प्लांट इंस्टॉल कर रखा है। और एक है ग्रीन को, ठीक है, जिन्होंने 4500 मेगावाट पंप स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर रखी है। अब पंप स्टोरेज में तो सिंपल सा क्या होता है, एक सिंपल मानो
मान लो आज आपने सोलर या विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आपने पानी जो नीचे है, मान लो कोई तालाब में है या फिर कहीं पर भी रिवर फ्लो हो रही है और उसमें जो लोअर कोर्स में पानी जा रहा है, वहाँ से उस सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस्ड एनर्जी का यूज़ करके पंप लगा करके उस पानी को स्टोर कर दोगे कहीं ऊपर हाइट पे। स्टोर कर दिया पानी। अब पानी जो चल रहा है वो सीज़न चल ही रहा है। अब मान लो टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हो रहा है, मान लो मानसून सीज़न है और पानी वहाँ पर बिजली की ज़रूरत पड़ गई, तो उस केस में मानसून सीज़न है तो क्लाउडी एरिया रहेगा, क्लाउडी कवर रहेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, सोलर एनर्जी प्रॉपरली सोलर पैनल तक पहुंच नहीं पाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, ये जो पानी स्टोर किया था ना, अब इस पानी को थोड़ा थोड़ा रिलीज करो, टरबाइन रोटेट करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, तो इसको बोल दिया पंप स्टोरेज। तो ग्रीन को कंपनी ऑलरेडी कर रही, तो 4 तो ये है ही, और 5वीं यहाँ पर ये हो चुकी है मित्तल एनर्जी HPCL लिमिटेड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ओवरऑल जो टारगेट है ना 2025 का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, दैट इज अराउंड 37,500 मेगावाट, 37,500 मेगावाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की ये टारगेट लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, ये ध्यान रखें आप। और अभी तक का अगर देखा जाए स्टेटस, तो लगभग 11,000 मेगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी राजस्थान में हो चुका है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, जिसकी कैपेसिटी है 2,245 मेगावाट, दैट इज इन बड़ला गांव। कहाँ पर है, जोधपुर में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप मान के चलो लगभग 36 सोलर पावर प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जो जिनको ऑपरेट कर रही हैं लगभग 18 बड़ी कंपनियां। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्क होगा वो। इसके अलावा NTPC ने भी अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का काम शुरू कर रखा है 925 मेगावाट का, वो है नोखा में। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो सोलर पावर इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो इंडिया में पहली रैंक पे राजस्थान ही आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी टू द पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोबेबली कल मिल जाएगा, और अभी इस वीडियो में जितना भी कंटेंट था उसको एक सिंगल स्ट्रेच में कवर करने की पूरी अच्छे से कोशिश की है। ठीक है, और PDF के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही चुकी है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में, पूरा स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर दोनों आपने कवर कर लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए अपनी कंटिन्यू करते रहिए तैयारी को और पढ़ाई को। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप आराम से 8-10 घंटे डेली के दो, तब जा करके बात बनेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।